नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में सबसे पहले बात कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की, जिसमें आपको बताएंगे बीजेपी के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सवाल उठा दिए हैं। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के बारे में। वहीं आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे खेल जगत की, जिसमें आपको बताएंगे क्रिकेट जगत के गब्बर यानी शिखर धवन के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने कई घोषणाएं की। इन घोषणाओं को लेकर बीजेपी ने अब कांग्रेस को घेर लिया है, साथ ही कई सवाल भी उठा दिए हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस भारत को तोड़ने के एजेंडे का समर्थन करती है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है, साथ ही कई सवाल भी उठाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि सत्ता पाने के लिए एक अपवित्र गठबंधन बना है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया था। साथ ही राहुल गांधी चुनाव की घोषणा होते ही जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं लोकतंत्र की रक्षा पूरे देश में करता हूं, लेकिन मेरे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल के दर्द को मिटाना लक्ष्य है। इस गठबंधन के बाद बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला था। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा था कि क्या वह अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी के भारत तोड़ने के एजेंडे का समर्थन करती हैं? सत्ता का लालच कांग्रेस और एनसी को एक गठबंधन में राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन के चलते भारत के गृह मंत्री जी ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये घोषणा है कि वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 दोबारा वापस लाकर अशांति का माहौल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि राष्ट्र भर में लाने का दुस्साहस करेंगे। क्या धारा 370 का पुनः स्थापन होना, दोबारा धारा 370 लागू करना, क्या कांग्रेस पार्टी की ये मंशा है? मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहती हूं। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे।
कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर सवाल खड़े करता है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि क्या उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करेगी। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या कांग्रेस धारा 370 और अनुच्छेद 35A की बहाली के जरिए जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के दौर में धकेलने के एनसी के प्रस्ताव का समर्थन करेगी। श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है। कांग्रेस ने कश्मीर को बर्बाद करने वालों के साथ गठबंधन किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके अपने मंसूबों को साफ कर दिया है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर को बर्बाद करने वालों के साथ फिर से गठबंधन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 दशक तक लगातार कश्मीर को पीछे धकेलने का काम किया है, साथ ही आतंकवाद, अलगाववाद और जिहाद को पोषित करने का काम किया है। जो जम्मू कश्मीर के अंदर आगामी विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने आपस में गठबंधन किया है, ये कश्मीर की जनता के साथ एक तरह से धोखा है और ये कश्मीर के जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के सामने भी बेनकाब हुई है किस प्रकार से अराजकता को, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहादियों को समर्थन कर रही है, आरक्षण का विरोध कर रही है। और जो राहुल गांधी जी घूम घूम कर कहते थे कि मैं हिंदू हूं और वहां पर शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलने का भी समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी और ये इसकी सहयोगी पार्टियां, इनके लिए सत्ता पहले है, देश बाद में है। इनके गठबंधन से ये पूरी तरह से उजागर होता है। अमित शाह के कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 10 सवाल। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JK-NC के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से
आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के JK-NC के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को कोह-ए-मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी JK-NC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की JK-NC की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? जम्मू कश्मीर में लगभग 10 सालों बाद चुनाव होने जा रहे हैं। इसी बीच चुनाव की घोषणा होते ही बीजेपी और कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अपना जोर आजमाती दिख रही है। कांग्रेस ने चुनाव में मजबूत पकड़ बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिला लिया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि हमारा यह संकल्प है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारा एक संविधान और एक झंडा होगा। तो ये राजनीति है और अभी शुरुआत है। चुनाव की तारीख नजदीक आने दीजिए, फिर देखिए क्या क्या होता है। स्पेशल डेस्क ANV न्यूज। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा खत्म हो चुका है और वो स्वदेश लौट चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ व्यापक वार्ता की थी और यूक्रेन तथा रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे से बातचीत की जरूरत पर जोर दिया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारत आने का न्योता भी दिया। देखिए इस पूरे दौरे को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से वापस लौटे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पूरी कर वापस नई दिल्ली लौट आए हैं। पीएम मोदी के इस दौरे में पोलैंड और यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर अहम बातचीत हुई। लंबे समय से रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने की उम्मीद भी जगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि भारत इस युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। बता दें कि पीएम मोदी शुक्रवार को यूक्रेन की 7 घंटे की यात्रा के बाद कीव से रवाना हुए थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ सार्थक वार्ता की और रूस के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने में व्यक्तिगत रूप से योगदान देने का आश्वासन दिया। से आप बड़े भाग जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी बड़ी बात जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा और आप बड़ी भाग जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं और वो भारत का कमिटमेंट है और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करें। कुछ समय पहले समर्थन में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला था तब मीडिया के सामने हाथ से हाथ मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। यूक्रेन की मेरी यात्रा ऐतिहासिक रही। कई बैठकों में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, यूक्रेन की मेरी यात्रा ऐतिहासिक रही। मैं भारत यूक्रेन मित्रता और गहरा करने के उद्देश्य से इस महान देश में आया हूँ। राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मेरी सार्थक यात्रा बातचीत हुई। भारत का दृढ़ विश्वास है कि शांति हमेशा बनी रहनी चाहिए। मैं यूक्रेन की सरकार और लोगों को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। जेलेंस्की ने पीएम मोदी का जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे में वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को जंग रोकने के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। इसके साथ ही यूक्रेन ने बड़े रक्षा सौदे के जरिए भारत को रिझाने की कोशिश भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, बहुत अच्छी बैठक हुई। यह एक ऐतिहासिक बैठक है। मैं प्रधानमंत्री के आने के लिए उनका बहुत आभारी हूँ। यह कुछ व्यवहारिक कदमों के साथ एक अच्छी शुरुआत है। अगर उनके पास कोई विचार है तो हमें इस पर बात करने में खुशी होगी। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से ज्यादा शांति चाहते हैं। For your question. So, first of all, a really very good meeting. And this historic one, and for us it's very important that the first prime minister from your very big country,
and during all our history, all our independent history. So it's during last 33 years, almost 33, because tomorrow it will be the 33rd Independent Day. So this is historic moment for our nations. It's not about me or Prime Minister Modi. It's not about personalities. That's why I think that it's more important that both of us. It's about both our nations. And that's why I think it's historic a moment, and I'm very thankful to Prime Minister for coming. The second one, so yes, it's a good beginning with some practical steps with the first 4 documents between our countries, and I think it's just beginning, and I think we'll continue, of course, we'll continue, and we decided that we can have on the level of governments, we'll have meetings very productive and concrete. राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिला भारत आने का न्योता। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वार्ता के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत का मानना है कि दोनों पक्षों को समाधान खोजने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। Which is that there have been a number of public positions taken by India and by the Prime Minister on this subject. A little more than 2 years ago, he had actually publicly said that this is not an era of war. He had also underlined that dialogue and diplomacy are the key. Most recently, he emphasized that the solution will not come out of the battlefield. And obviously, we find the civilian and humanitarian toll of this conflict particularly distressing. It's also India's view that the two sides need to engage each other to find a solution. पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई थी। पीएम मोदी ने बीते दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात कर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का संदेश दिया। इस बीच पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भारत में कंपनियां स्थापित करने के लिए इच्छुक है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भारत में निर्मित उत्पादों को खरीदकर और भारतीय कंपनियों को कीव में खोलने की अनुमति देकर भारत के साथ सीधे जुड़ने के लिए तैयार है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वोलोदिमीर जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि अभी मेरे पास भारत जैसे देश को देखने का समय नहीं होगा। यह अफसोस की बात है क्योंकि युद्ध के दौरान मेरे पास देखने और समझने का समय नहीं है। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। और बात क्रिकेट की। क्रिकेटर शिखर धवन ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। 24 अगस्त की सुबह सुबह सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। गब्बर के नाम से मशहूर बाएं हाथ के बल्लेबाज लंबे समय से टीम से बाहर चल रहा था। शुभमन गिल जैसे युवा ओपनर्स के आने के बाद उनकी टीम में वापसी मुश्किल नजर आ रही थी। वो आईपीएल खेलेंगे या नहीं, इस बारे में फिलहाल उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है। लेकिन 39 साल के हो चुके शिखर धवन ने भारत के लिए सबसे पहली बार 2010 में वनडे क्रिकेट खेला था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब नहीं गरजेगा गब्बर का बल्ला। मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन ने मिलकर कई साल तक भारतीय टीम के लिए ओपनिंग की। दोनों टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए मशहूर थे। शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर डेब्यू करते हुए किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज टेस्ट शतक लगाकर सिलेक्टर्स को चौंका दिया था। दिल्ली के रहने वाले धवन एक आक्रामक बल्लेबाज थे जो गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने में मशहूर थे। अपनी घुमावदार मूंछों से नया स्टाइल स्टेटमेंट बनाने वाले धवन का कैच लपकने के बाद जांघों पर हाथ मारने का सिग्नेचर स्टाइल हमेशा याद रखा जाएगा। विजय दहिया ने रखा था गब्बर नाम। शिखर धवन ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने गब्बर नाम की कहानी शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि रणजी में वह सिली पॉइंट्स पर फील्डिंग करते थे और कई बार इतनी जोर से चिल्लाते थे कि उनकी आवाज ड्रेसिंग रूम तक गूंजती थी। वह मैच के दौरान भी काफी मजाक करते थे। धवन की जुबान पर उन दिनों शोले फिल्म के डायलॉग थे। बल्लेबाजों को स्लेज करने के लिए वह शोले के डायलॉग बोला करते थे।
मैच के दौरान वह शोले के गब्बर अमजद खान के डायलॉग ज्यादा बोलते थे। ऐसे में रणजी टीम के कोच विजय दहिया ने उनका नाम गब्बर रख दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्हें गब्बर नाम से ही जाना गया। इसके अलावा धवन के कई और उपनाम भी हैं। इनमें शिक्की भाई, मिस्टर आईसीसी, जट जी शामिल है। इंटरनेशनल क्रिकेट में शिखर धवन का प्रदर्शन। इंटरनेशनल क्रिकेट में शिखर धवन के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 34 टेस्ट की 58 पारियों में 2315 रन बनाए। इस दौरान उनकी औसत 40.61 की और स्ट्राइक रेट 66.94 की रही। टेस्ट में धवन ने 5 अर्धशतक और 7 शतक लगाए। 167 वनडे की 164 पारियों में धवन ने 44.11 की औसत और 91.35 की स्ट्राइक रेट से 6,793 रन बनाए। वनडे में धवन के नाम 39, 50 और 17 सेंचुरी दर्ज हैं। एक दिवसीय में उनका सर्वाधिक स्कोर 143 रन है। शिखर धवन ने अपने करियर के 68 टी20 इंटरनेशनल मैच की 66 पारियों में 126.36 की स्ट्राइक रेट से 1,759 रन बनाए हैं। टी20 इंटरनेशनल में धवन के नाम 11 अर्धशतक हैं। टी20 इंटरनेशनल में उनका सर्वाधिक स्कोर 92 रन है। शिखर धवन ने रिटायरमेंट वीडियो में कही ये बातें। शिखर धवन ने 1 मिनट 17 सेकंड के वीडियो में कहा, नमस्कार सभी को, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से पीछे देखने पर केवल यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना। वो हुआ भी। इसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारक सिन्हा जी, मदन शर्मा, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है। बस मैं भी ऐसा ही करने जा रहा हूँ। यह वाक्य कहते ही शिखर धवन ने इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला सुना दिया। नमस्कार सभी को। आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारक सिन्हा जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी। फिर मेरी टीम, जिसके साथ साथ मैं सालों खेला। मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। और कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है। तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूँ। आई एम अनाउंसिंग माई रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। और अब जब मैं अपनी क्रिकेट जर्नी को अलविदा कह रहा हूँ तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं अपने देश के लिए बहुत खेला। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ BCCI DDCA का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे सारे फैंस का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और मैं बस खुद से यही कहता हूँ कि भाई, तू इस बात से दुखी मत हो कि तू अपने देश के लिए फिर नहीं खेलेगा, पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं खेला। उसमें वही खुशी फैलाएंगे गौतम गंभीर। गंभीर ने कहा कि धवन अपने करियर में एक नई यात्रा शुरू करते हुए खुशी फैलाना जारी रखेंगे। गंभीर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, शानदार करियर के लिए बधाई शिखी। मुझे पता है कि आप भविष्य में जो भी करेंगे उसमें वही खुशी फैलाएंगे। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी धवन के लिए लिखा नोट। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने अनगिनत उपलब्धियों से भरे करियर का आनंद लेने वाले धवन के लिए एक दिल को छू लेने वाला संदेश साझा किया। रैना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, अनगिनत उपलब्धियों से भरे शानदार करियर के लिए बधाई। आपके साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना एक परम आनंद था भाई। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए आपको शुभकामनाएं। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। शिखर धवन के बचपन के कोच का भी शिखर धवन के संन्यास के बाद बयान सामने आया है। उन्होंने धवन के संन्यास पर कहा, यह समय काफी इमोशनल है। ऐसे में अब यह सोचना कि शिखर अब आगे खेलता हुआ नहीं दिखेगा, इस बात का तो दुख है ही, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि शिखर ने देश के लिए इतना नाम कमाया। ठीक कह रहे हैं आप, काफ़ी इमोशनल है। और ऐसे में थोड़ा ये सोचना कि वो अब आगे जो है कंट्री के लिए या अपना स्टेट के लिए IPL और ये सब चीज़ें नहीं खेल पाएगा, तो दुख तो है ही, पर कहीं ना कहीं इस बात की खुशी भी है कि चलो इतने साल उसने सर्व किया और इतने साल उसने एक जो अपने प्राउड मोमेंट होती हैं, जो ICC ट्रॉफीज़ हैं, उतने अच्छा किया। बाकी जो उसकी सीरीज़ थी उसमें बहुत अच्छा किया और एज ए ओपनर उसने एक अच्छा नाम कमाया उसने। शिखर धवन के बारे में मैचेस जिताए इंडिया को, इतने रन बनाए इंडिया के लिए, उसका क्रेडिट वो आपको दिया, तो एक आपके लिए कोच, क्या आपको लगता है आज आपको पूरी दक्षिणा मिली? नहीं, बिल्कुल। देखो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बोलेगा वो सब दिखता है और सब सुनते भी हैं उसको, तो एक खुशी तो होती है एज ए कोच की, जो बचपन से हमारे साथ रहा वो, और मैंने उसका जो बचपन है
प्लस जो खेला, और आज भी मैंने उसका शुरू से जो क्रिकेटर की जर्नी होती है एज ए क्रिकेटर, वो सारी मैंने देखी है और बहुत खुशी है। भाई हम कोच हैं उसके, तो उसने याद रखा और हमें इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा मिला। तो फिर उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, वहाँ पर उसकी 3 सेंचुरीज थी, तभी से उसका नाम हो गया था। एक बार उसने सेंचुरी मारी थी धोनी के साथ इम्पोर्टेंट पार्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चैलेंजर, हाँ हाँ हाँ। बट धोनी सेलेक्ट हो गए क्योंकि वो कीपर थे, कीपर चाहिए था टीम को। तो ऐसे करते हुए फिर एक दिन वो इंडिया के लिए खेला, तो और इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई 2013 वाली, मैन ऑफ द सीरीज रहे वो। हाँ जी, हाँ जी। इन सबको देखते हुए आप उनके करियर कैसे बोलेंगे? जैसे उसका हम शुरू से देखें तो जब अंडर 15 सेलेक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद वो कुछ एक आध मैच खेल के ड्रॉप कर दिया था उसको, तो थोड़ा सा उसको भी ये लगा कि टीम से बाहर कर दिया है। तो अगले साल जैसे ही वो अंडर 17 में सेलेक्ट हुआ, उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने 3 सेंचुरियाँ बनाई अंडर 17 में, एशिया कप खेला, तो उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला। वर्ल्ड कप में भी उसने हाईएस्ट रन गेटर रहा, 505 रन बनाए। फिर चैलेंजर ट्रॉफी खेला, चैलेंजर ट्रॉफी में भी जैसे आपने बताया भी धोनी के साथ 100 किया, और उसको उसका एक इनाम मिलना चाहिए था, पर वो उसके बहुत बाद इंडिया खेला। 2004 जब वर्ल्ड कप खेला, उसको 2010 में इंडिया खेलने को मिली, बल्कि उसके साथ के प्लेयर दिनेश कार्तिक, रॉबिन थप्पा, सुरेश रैना, वी सिंह, काफ़ी ऐसे प्लेयर थे जो इंडियन टीम में पहुंच चुके थे। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सेटबैक भी होता है प्लेयर को कि मुझे इतने साल मौका नहीं मिला, पर वो इसका क्रेडिट जो वो देता है आईपीएल को। धवन ने अपने आईपीएल करियर में दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का प्रतिनिधित्व किया, जहां वह वर्तमान में कोहली के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 221 पारियों में 127.14 की स्ट्राइक रेट से 6,769 रन बनाए। घरेलू क्रिकेटर के रूप में धवन के शुरुआती साल दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी की सफलता के साथ मेल खाते थे। वह 2007-8 में खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश को हराया था। वह 2004 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी थे। स्पोर्ट्स डेस्क, एनबी न्यूज। और न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।